वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 30 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। ऋत्विक अधिवेशन चल रहा है। अगणित लोगों की भीड़ है। सभी प्रसन्न हैं। श्री ठाकुर प्रातः कृत्यादि समाप्त कर मातृ मंदिर के सामने वाले बरामदे पर दक्षिणास्य होकर बैठे हैं। एक एक कर अनेकों आकर प्रणाम करते हैं। श्री ठाकुर प्रसन्न मुद्रा में उनके साथ बातें करती हैं। ऋत्विकों में से अनेकों वहाँ उपस्थित हैं। श्री ठाकुर आवेग में कहते हैं, ऋत्विकों का काम बड़ा दायित्वपूर्ण है। उनका मनुष्य के जीवन की हर ओर से संबंधित कारोबार है। एक मनुष्य या कोई परिवार किसी तरह से हीन न रहे, असमर्थ न रहे, उसे ही तुम्हें देखना होगा। एक मनुष्य के पीछे तुम लोग लगे रहो तथा बराबर फिक्र करते रहो कि कैसे उन्हें उन्नत बना सकें। उनकी घर गृहस्थी, खेती बाड़ी, खाना पीना, माल मवेशी, उपज आय, शादी ब्याह, आमोद प्रमोद से लेकर शिक्षा दीक्षा साधना और ब्रह्म ज्ञान पर्यंत कुछ भी मानो तुम्हारी निगाहों से दूर न रहने पावे। मुझे देखने की यह अभिलाषा होती है कि तुम्हारे स्पर्श से घर घर में मनुष्य देवता होता जा रहा है। योगेशदा चक्रवर्ती बोले, मनुष्य की आर्थिक उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य की योग्यता उसकी आर्थिक उन्नति के मूल में है। प्रत्येक की योग्यता जिसमें बढ़े वही उपाय करना होगा। मनुष्य जितना ही सुनियंत्रित होगा, सुकेंद्रिक सेवा की आकुति उसमें जितनी ही बढ़ेगी उतनी ही उसकी योग्यता बढ़ जाएगी। अतएव उसे करने के लिए यजन याजन इष्टवृत्ति का धंधा उसके दिमाग में ढुका देना होगा। केवल पेट का धंधा रहने से उसकी योग्यता नहीं बढ़ेगी। ऋत्विक लोग उन्हें व्यवहारिक रूप से दिखा देंगे कि कैसे मनुष्य आय उपार्जन बढ़ा सकता है। मान ले एक आदमी खेती करता है। खेती और फायदेमंद किस तरह से होगी, इस विषय में उसे प्रशिक्षित करके उन्नत किसान बना देना होगा। उपज बढ़ाने के लिए कौन खाद देनी होगी तथा कौन कौन सी नई फसलें उसकी जमीन में उपज सकती हैं। जिस खेत में 1 या 2 फसल होती है उसमें और अधिक फसल पैदा कर सकता है या नहीं, यह सब उसे समझा देना होगा। साथ साथ कृषि संबंधित अनाज पर अवलंबन करके कौन सा कुटीर शिल्प किया जा सकता है उसे भी समझाना होगा। छोटे छोटे यंत्रों का भी इंतजाम कर देना चाहिए। स्वयं भी बहुत कुछ चिंता करनी चाहिए। देखना सुनना पढ़ना करना कुछ चाहिए। उनके द्वारा जो कुछ उत्पादन होता है उसे बेचने की व्यवस्था कर देनी चाहिए, सस्ते में बढ़िया तरीके से जिसमें वह कर सके, अन्यथा प्रतियोगिता में यह टिक नहीं पाएगा। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। नहीं तो ऊपर मन से 2-4 नीति की बातें करके चले आए, उससे काम होने वाला नहीं है। और सत्संगियों में पारस्परिकता बढ़े, हर व्यक्ति एक दूसरे का सहायक बनकर उसके पीछे आ उपस्थित हों, वही काम करना होगा। प्रत्येक को प्रत्येक के प्रति यदि सक्रिय सहानुभूति रहे तो किसी की भी अवस्था हीन नहीं रह सकती है। इससे गरीब अमीर सभी उपकृत होते हैं। किसी को यदि बहुत रुपए रहे तथा उसके पीछे आदमी न रहे तो वह निहस्व ही है। इसलिए मनुष्य के आहरण की आवश्यकता के विषय में सभी को जागरूक कर देना चाहिए। इसके साथ आप लोग जो दीक्षा आदि देते हैं, इसमें एक बैलेंस संतुलन रहना चाहिए। दीक्षितों में यदि अयोग्य की संख्या ही 100% रहे तो उन लोगों के द्वारा क्या कर सकिएगा। योग्य लोगों की संख्या बढ़ानी चाहिए, तभी उनकी सहायता से अयोग्य को भी योग्य बना सकते हैं तथा पारस्परिकता के जरिए प्रत्येक को ही समुन्नत कर सकते हैं। फिर उच्चतर वर्ण में अर्थात इनलाइटेंड स्टेबल वर्ण में जिससे दीक्षितों की संख्या बढ़े उस ओर भी ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आंदोलन की गति धीमी हो जाएगी। आप लोगों को अपने उत्कर्ष के लिए भी श्रेष्ठ याजी बनने की जरूरत है। बहुत कुछ सोच समझ कर चलना चाहिए। यदि सिर्फ मामूली लोगों को ही दीक्षित करते रहें तो आपका यह काम जितना ही ठोस व ठीक क्यों न रहे, समाज के मर्यादाशील सुप्रतिष्ठित व्यक्ति आपके आयत में आने से संकोच करेगा।
यद्यपि यह दुर्बलता है, फिर भी यह दुर्बलता आदमी में है। मोटी बात है, इससे मनुष्य को वंचित करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मान ले आप अपनी कन्या के विवाह के लिए एक कुलीन सत्संगी की खोज करें तो वह मिलना दुष्कर है, जबकि एक अशिक्षित लड़के के हाथों अपनी लड़की को देना दिल नहीं चाहता है। कारण आप जानते हैं कि कन्या जिस प्रकार से पालन पोषण हुआ है वह बाहर में पड़ने पर कष्ट पाएगी। अतएव समाज के हर स्तर के लोगों में यदि इसे प्रसारित न कर सकें तो मुश्किल ही होगा। करुणाराम मुखोपाध्याय बोले कि सत्संग के अंदर कहाँ कौन उपयुक्त लड़का है, इसकी भी जानकारी तो हम लोग सब समय नहीं पाते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, विवाहोपयुक्त लड़के का वर्ण, वंश, गोत्र, नाम, धाम, जन्म कुंडली इत्यादि के साथ एक तालिका यहाँ बनाए रखना अच्छा है। इसके अलावा अच्छे ओहदे पर नौकरी करने वाले व्यवसायी, जमींदार, किसान, ठेकेदार, कलाकार एवं विभिन्न विषयों में जो पारदर्शी और गुणी लोग हैं, उनका भी नाम, धाम, पता के साथ एक तालिका प्रस्तुत करना जरूरी है। इनमें से अनेक को उन्नत बना सकते हैं और बहु को खास खास विषयों में शिक्षित भी बना सकते हैं, तथा वहाँ के लिए जिन मनुष्य की जरूरत है उन्हें भी पा सकते हैं। इतने में प्यारी दानंदी आए। श्री ठाकुर ने आतुर हो पूछा, लड़के का ज्वर कैसा है रे? प्यारीदा बोले, आज बहुत कम है। श्री ठाकुर ने स्वस्तिका निश्वास छोड़ते हुए कहा, जाने दो, बच गया। मेरा जो कैसी उत्कंठा में दिन कटता है। तत्क्षण ही भगीरथदा सरकार ने पूछा, दवा का ऑर्डर भेज दिया है ना? भगीरथदा बोले, भेजूंगा, व्यस्तता के कारण भेज नहीं पाया है। श्री ठाकुर क्रुद्ध स्वर में बोले, यही तो तुम लोगों में दोष है। जिस वक्त जो काम करना चाहिए उसी वक्त यदि वह नहीं करो तो बाद में पछताना होगा। कार्य में टाल मटोल करने की आदत ही अच्छी नहीं होती है। आज ऑर्डर दोगे? भगीरथदा बोले, हाँ आज दूंगा। श्री ठाकुर बोले, अभी जाओ, जाकर लिख डालो। प्यारीदा की तरफ देखकर बोले, तुम भी खोज लोगे ताकि आज चिट्ठी चली जाए। डाक जाने के पहले ही मुझे खबर देना कि चिट्ठी चली गई। आलोचना प्रसंग भाग 3 से पेज संख्या 9 से 16 तक। जय गुरु।